हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है, हेडिंग HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस कर्व। ये एक तरह की टेस्टिंग है जिससे आप ये डिसाइड करते हो कि फेरोमैग्नेट्स, स्पेशली फेरोमैग्नेट्स की ही है ये टेस्टिंग। फेरोमैग्नेट्स में हमने देखा था कि सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वो होते हैं जो वापस आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और हार्ड वो होते हैं जो वापस नहीं आते हैं। तो किस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखा जाए, ऐसा टेस्टिंग करने के लिए सब करते हैं। अब ये है क्या? तो सबसे पहले तो मैं फिगर से यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। फिगर आप बनाओगे अपने पेज के राइट साइड में बनाते जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको ब्रेक करके बनाना है और अगर मेजर बनाना है तो एक फुल पेज पे बना लेना। उसके बाद थ्योरी है वो मैं रिसाइट करूंगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड हमने क्यों बनाया? हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे किसको? इसके अंदर हमने एक मटेरियल प्लेस कर दिया। हमने इसके अंदर एक मटेरियल प्लेस कर दिया। ये फिगर हॉच पॉच ना हो जाए तो मैं इसको यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है। अभी करंट ऑफ है, इनिशियली अभी करंट ऑफ है, ठीक है। तो ये फिगर 1 है और ये उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने मटेरियल को दिखाया है, ठीक है। तो जब करंट ऑफ है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के डोमेन्स बने हुए होंगे, कुछ भी अलग नहीं हो रहा होगा। अब होगा क्या, जैसे ही करंट ऑन होगा, करंट के ऑन होते ही क्या होगा, इसके सारे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे, ये अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रिलेशन शायद मैंने पिछली क्लास में दिया था, B इज इक्वल्स टू म्यू आर टाइम्स बी नॉट। या याद करो क्या मैंने ये लिखा था, म्यू आर इज इक्वल्स टू बी बाई एच। ये लिखा था बोर्ड पे कहीं मैंने। एच क्या थी? फील्ड की प्रॉपर्टी थी। तो ये बी नॉट कुछ और नहीं है, आउटर फील्ड है। इस मटेरियल के लिए सोलेनॉइड की फील्ड एक एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम कर रही है। जब स्विच ऑन होगा, ये जो फील्ड इसके अंदर एंटर करेगी ये बी नॉट है। बी क्या है? ये अंदर कितना फील्ड लाइन का रिटेंशन होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम ग्राफ लेंगे अब। यहां पर एक बहुत बड़ा सा तो क्या, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बनता है इसका। लेट्स से ये बी, ये बी नॉट। बी मतलब अंदर वाली फील्ड, बी नॉट मतलब आउटर फील्ड, ठीक है। होगा क्या, सोलेनॉइड में एक मटेरियल प्लेस किया है, अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। जैसे जैसे मैंने जैसे करंट ऑन किया, करंट ऑन जैसे ऑन किया तो एक्सटर्नल फील्ड सेटअप हुई होगी। एक्सटर्नल फील्ड सेटअप होने का मतलब है बी नॉट बढ़ना शुरू हुआ होगा जैसे करंट ऑन किया। अब इसके बढ़ते के साथ ही क्या ये बी भी बढ़ने लग गया होगा, बी भी बढ़ने लगा। ध्यान रहे ये जो बी बढ़ता है ये लीनियर नहीं बढ़ता, स्ट्रेट नहीं बढ़ता। पैरामैग्नेटिक में ये स्ट्रेट बढ़ेगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कर रहे हैं हम सारा, फेरो के लिए हम कर रहे हैं सारा काम। यहां पे जितना भी काम हो रहा है वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हो रहा है। सर इस टॉपिक की एप्लीकेशन क्या है?
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से इतनी बड़ी कैटेगरी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें किसको सॉलिड रखा जाए और किसको हार्ड फेरो बोला जाए, किसको सॉफ्ट फेरो बोला जाए, इस कैटेगरी में डालना और उसकी मैग्नेटाइजेशन की स्टडी करना। ठीक है, ये इसका सोल पर्पस है। अब धीरे धीरे देखते जाओ हम कर क्या है। मैं थ्योरी एक साथ लिखवाऊंगा एंड में। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये बढ़ता गया। अभी ये मैं इसमें गया हूं, आप पेंसिल से यूज करना, पेन मत चलाना यहां पे। मैंने यूज किया है नंबर 1, मतलब ये फिगर नंबर 1 के लिए है, ये लाइन फिगर नंबर 1 के लिए। हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाने पर उसके डायपोल्स स्ट्रीमलाइन हो रहे थे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कितनी भी एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दो, उससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, सैचुरेटेड हो गया मटेरियल, उससे ज्यादा मैग्नेटाइज थोड़ी हो पाएगा। जितने उसके पास डोमेन है सारे के सारे हो गए, अब उससे ज्यादा की हम उम्मीद क्यों करें। ये बात समझ आ रही है। अब क्या कर रहे हैं, उल्टा काम, हम अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसा, आप समझो इस बात को, हुआ क्या, मैंने जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम की, मटेरियल के डोमेन्स जो हैं वो अपनी जगह से फ्लिप करना शुरू हो गए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे कम कर रहा हूं, कम करके कहां तक ले आया, यहां तक ले आया। यहां तक लाने पर मैं क्या देख रहा हूं, जो मटेरियल्स के अंदर के डोमेन्स है ये वापस रीजनरेट हो गए। अब ये जो वापस रीजनरेशन है ये सब में नहीं होगा, कुछ एक डोमेन्स, अब कुछ एक जो एरोज हैं वो अपनी पिछली पोजीशन में लॉक हो गए। जो ये पिछली पोजीशन में लॉक हुए एरोज हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस लॉक होने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन या रिटेंटिविटी। ये लॉक हो चुके हैं, ये दो एरो जो आपको दिख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा है। गैप किस लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की है वो 0 पे आ चुकी है, लेकिन फिर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म जिंदा है। बचाओ, मैं इसको और पीछे ले जा रहा हूं, एक थर्ड केस लेते हैं, मैं इसको और पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, तो अब और पीछे ले जाने पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा क्या, ये जो डोमेन्स वापस आ चुके थे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है लेफ्ट साइड में, एंड दैट इज इंक्रीजिंग। तो ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू किया लेफ्ट साइड पर। बट हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब ये 0 पे टकरा रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है एक्स को। वाई अगर एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि अब एक्स, ये जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो चुकी है, बी। ये लाइन एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहां पर मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड 0 है। कैसे, लेट्स सी। सारे एरो लेफ्ट साइड होते जा रहे हैं, लेकिन जब राइट साइड का बचा हुआ एरो लेफ्ट साइड के बचे हुए एरो के इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी मटेरियल में। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। इसी सिचुएशन का नाम कोएर्सिविटी होता है, कोएर्सिविटी। ठीक इसी सिचुएशन को बोलते हैं। नाउ अब हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड को हम फर्दर लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं और स्पीड में और लेफ्ट साइड में। तो होगा क्या कि धीरे धीरे सारे के सारे पोल्स, जितने भी मटेरियल के डाइपोल्स हैं, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखना शुरू हो जाएंगे। यानी मटेरियल ने अपना मैग्नेटिज्म पूरा रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो पूरा का पूरा उधर चला गया है, पूरा का पूरा। क्या होती थी,
कोएर्सिविटी मालूम? कोएर्सिविटी का मतलब क्या? जब जीरो हो गई थी मटेरियल के अंदर की नेट मैग्नेटिक फील्ड, जब जीरो हो गई थी, ध्यान रखना ये। अब हम लोग और नेगेटिव में आ चुके हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और नेगेटिव में आ चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसी पाथ पे वापस लेता हुआ जाऊं, अगर मैं इसको वापस रिवर्स कर दूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ग्राफ वैसा नहीं बनेगा जैसा हमारा बना था पिछली बार। जिन जिन फुटप्रिंट्स को वो फॉलो करता हुआ आया था, उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए ये वापस नहीं गया। इससे हम क्या समझते हैं, ये गैप क्यों आ रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो मटेरियल्स हैं वो सॉफ्ट मैग्नेट की कैटेगरी में रखे जाएंगे या परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सॉफ्ट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मतलब हार्ड मैग्नेट। ये पूरी टेस्टिंग हिस्टेरेसिस की हमें यही समझाती है कि मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर के बिहाफ पर कैसे कैटेगराइजेशन होगा। तो कंक्लूजन में हम ये पॉइंट दे सकते हैं, देखो जैसे जैसे एरिया वाइडर होगा इसका, जितना वाइडर लूप होगा, मैं ये बोल सकता हूं कि उतनी ज्यादा हाई एनर्जी लॉस होगी डायपोल्स को घूमने में, अपनी एक जगह से दूसरी जगह घूमने में उतनी ज्यादा हाई एनर्जी लॉस हुई है। दूसरा मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा हाई एनर्जी लॉस होगी वो उतना हार्ड फेरो मैग्नेट होगा। हार्ड फेरो, जितना नैरो लूप होगा वहां पर एनर्जी लॉसेस उतने कम होंगे, तो वो एनर्जी लॉस को रिकवर करके वापस आ सकता है, तो वो सॉफ्ट फेरो होगा। सॉफ्ट फेरो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, हार्ड फेरो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है। स्क्रैप यार्ड में यूज होता है सॉफ्ट फेरो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सिर्फ फेरो का होता है बेटा, ये हिस्टेरेसिस कर्व होता ही फेरो के लिए। ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है पैरा के लिए। वैनिश होता जा रहे हैं, यहाँ तक वैनिश हो जाएंगे कंप्लीट मैक्सिमम लेवल पर, सैचुरेशन पे ही जाके वैनिश होते हैं। ये क्या बता रहा है कि जब ये सिचुएशन रिवर्स हुई है तो इसने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं किया। कंक्लूजन हमने लिखा था, पहला एक कंक्लूजन हमने क्या लिखा था कि एनर्जी लॉस होता है, इस वजह से ये गैप आ रहा है। दूसरा, आप एक और चीज नोटिस करो कि जब बी नॉट जीरो हो रहा है तब बी जीरो नहीं हो रहा। बी नॉट और बी के बीच में लैगिंग है, तो ये लिखना जरूर। कंक्लूजन 2, देयर इज अ लैगिंग बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में बी नॉट एंड internally generated magnetic field, which is only B. आई होप आप लोग को लैगिंग दिख रही है। मैंने जो बात की थी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो है बट दूसरा नहीं है। चलो बेटा लिखे।
थोड़ा सा ये आप लोगों ने कंक्लूड किया, बट थ्योरी इसके मार्क्स नहीं देगी, थोड़े हाथ तेज चलाना, ठीक है। हाई एनर्जी लॉस, परमानेंट मैग्नेट, हार्ड फेरो, ठीक है। ऐसे तुम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो कि माइक कभी ऑफ हो जाए तो मुझे बता दिया करो, पता नहीं कितनी देर से ऑफ था, कोई बात नहीं, वो एडिटिंग होगी फिर इसकी, ठीक है। लिखेंगे बेटा हेडिंग, द द प्रोसेस बिगिंस, स्टोरी है पूरा, बढ़िया पैरा है, स्पीड में लिखना। द प्रोसेस बिगिंस विथ कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेट in its pure state, in its pure state, ब्रैकेट में लिख देना ये, in its pure state, ब्रैकेट में ये, कॉमा, where internal magnetic domains, where internal magnetic domains are randomly oriented, cancelling each other's out, full stop, as the external vacuum field या मैग्नेटिक फील्ड, as the external vacuum field या मैग्नेटिक फील्ड increases, as the external magnetic field increases positively, जितना फास्ट लिख सकते हो, positively, comma, the material undergoes initial magnetization along the curve, full stop, domains favoring the field expand and merge, comma, driving a non-linear rise in the internal field, ब्रैकेट में बी, ब्रैकेट क्लोज, until its rise in the internal field, ब्रैकेट में बी, ब्रैकेट क्लोज, until it hits positive saturation प्लस बी सैट, ऐसे लिख लेना इसको, पॉजिटिव सैचुरेशन, फुल स्टॉप, at this ceiling, छत वाला सीलिंग, at this ceiling, comma, every atomic dipole is perfectly aligned, and increasing B naught further, yields, YIELDS, yields no extra internal magnetization, आगे लिखो, नेक्स्ट ऐसे लाइन स्टार्ट करके वर्ड लिखना है, रिटेंटिविटी, RETENTIVITY, रिटेंटिविटी, ब्रैकेट में लिखना
रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में लिखना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। वन वर्ड में रिटेंटिविटी का मतलब यही होता है, इन अ सिंगल वर्ड इट इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कितना बचा रह गया। अब इसके आगे लिखो फिर से, when B naught is subsequently reduced back, आगे हाँ इसी में अब कंटिन्यू, इसको बस अंडरलाइन कर लेना, इतना इसको इतना अंडरलाइन कर लेना। हाँ ऑब्वियसली जो मैं आगे लिखा रहा हूं इसी के बारे में। when B naught is subsequently reduced back to zero comma the internal field lags behind rather than tracing the original path backward, full stop. Due to domain retention, the aligned atomic structure remain due to domains retention, इसको भी अंडरलाइन कर लेना डोमेन रिटेंशन को, ड्यू टू डोमेन रिटेंशन कॉमा द अलाइंड एटॉमिक स्ट्रक्चर remain locked in place comma full stop place के बाद full stop, consequently B, capital B stays at a non-zero value on the y-axis when B naught equals to 0. This property is known as retentivity or remanence, REMANENCE, remanence और retentivity। ठीक है, वेरी क्लियर कि ये क्या होता है। and it is the mechanism that transform the ferromagnet into a permanent magnet, बच्चों बताओ मुझे, जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी हाई होगी क्या वो परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में आराम से जा सकता है? क्योंकि एक बार मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद अगर हटा भी दी तो रिटेंशन हाई है, डायपोल उसी डायरेक्शन में लॉक हो रखे हैं। ठीक है, तो हाई रिटेंटिविटी मतलब परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट एक लाइन स्पेस छोड़ के कोएर्सिविटी, COERCIVITY एंड रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स या ब्रैकेट में लिखना रिवर्स सैचुरेशन। अब इसी की नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू एलिमिनेट द रेजिडुअल फ्लक्स, कौन है रेजिडुअल फ्लक्स? रिटेंटिविटी वाले, वो जो बचे हुए हैं, टू एलिमिनेट दोस, उनकी बात कर रहा है। टू एलिमिनेट द रेजिडुअल फ्लक्स, बी नॉट
फ्लक्स के बाद कॉमा बी नॉट मस्ट बी ड्रिवन इनटू, साथ साथ इमेजिन करते चलो, मस्ट बी ड्रिवन इनटू नेगेटिव वैल्यूज बाय रिवर्सिंग द सोलेनॉइड करंट, नेगेटिव वैल्यूज बाय रिवर्सिंग द सोलेनॉइड करंट। This opposing field, full stop, this opposing field forces to flip the domain until equilibrium reach where exactly half point right and half point left, where exactly half point right and half point left। आपको मालूम है ना मैं किस जगह की बात कर रहा हूं? ये गुड। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होगा इस पॉइंट पर? बी जीरो हो जाएगा, बी जीरो पे आ जाएगा। राइट डाउन, एट दिस एक्स इंटरसेप्ट नेट इंटरनल फील्ड हिट्स जीरो और बी हिट्स जीरो। अगर आपको पता है कि बी क्या है तो बी हिट्स जीरो। डिफाइनिंग द मटीरियल्स कोएर्सिविटी, डिफाइनिंग द मटीरियल्स कोएर्सिविटी। देखो बच्चों, इसके बाद मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके बाद की थ्योरी अब आपको पता है क्या कि अगर और मैं बता दे रहा हूं कि अगर और नेगेटिव गया तो एक पॉइंट आएगा बी सैचुरेशन, जहां पे सारे नेगेटिव फ्लिप हो जाएंगे। उसके बाद उल्टा करना शुरू करेंगे, ग्राफ को उल्टा करना शुरू करेंगे तो कुछ गैप लेने के बाद में सारा प्रोसेस रिपीट होगा, उस फुटप्रिंट्स पे नहीं जाएगा। थ्योरी बहुत लंबी हो रही है तो मैं अब इस मेन पॉइंट से ही, ठीक है। एक लाइन में लिखो, मैं शॉर्ट में करके इसे कवर कर रहा हूं। पुशिंग द नेगेटिव फील्ड इवन फर्दर, पुशिंग द नेगेटिव फील्ड इवन फर्दर will reach negative B saturation, negative B saturation, ऐसे करके negative B saturation। full stop। to finish the cycle, the external field is brought back to zero, full stop। this continuous path forms a closed loop। मैं इसमें 3-4 लाइन खा गया हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं जब इसको वापस ले जा रहा हूं वो सारी बातें, ठीक है। this continuous path forms a closed loop demonstrating that, यहां से जो भी लिख रहा हूं अंडरलाइन रहेगा, demonstrating that a ferromagnet's internal state is permanently dependent on its magnetic history, magnetic history, ठीक है। एनर्जी डिसिपेशन की जो मैंने बात की थी इसके ऊपर एक लाइन लिखो आगे। चेंजिंग मैग्नेटाइजेशन रिक्वायर्स
वर्क डन टू रीओरिएंट डोमेन्स and energy is dissipated as repeat करूं changing magnetization requires work done to reorient domains comma the energy is dissipated as heat within the ferromagnet and you know कि इस ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है हीट लॉस या एनर्जी लॉस या हिस्टेरिसिस हीट कुछ भी बोल सकते हो ठीक है वाइड होगा तो क्या होगा लो होगा तो क्या हो गया वो सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट हेडिंग फटाफट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सोच रहा था इस लेक्चर में आज खत्म करने का इसको देखो कोशिश करते हैं हेडिंग तो ऊपर लिखी नहीं मैंने हिस्टेरिसिस कर्व थी भैया इसकी हेडिंग है ठीक है हेडिंग नहीं लिखी कोई नहीं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये दोनों टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये करवाने के बाद आपकी ड्यूटी है जो भी आपकी रेफरेंस बुक है एक बार जाकर वहां से थॉरो रीडिंग मारनी है थॉरो रीडिंग अगर आपको लगता है कि कुछ लाइनें वहां से ऐड करके हमें यहाँ डालनी चाहिए तो डालना जरूर ठीक है अब भैया आपने जितना भी पढ़ डाला ना पीछे टॉर्क वॉर्क अभी हम सबका यूज होगा यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं बढ़िया सा फिगर बनाओ मेरे साथ एक डिफरेंट कलर के पेन से लाइनें कर बनाना
चलो जैसे फिगर डन हो जाए मुझे बताओ, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। कोई बात नहीं, अगर हॉच पॉच हो जाए थोड़ा तो फोटो ले लेना, चाहे बाद में बना लेना, पर बनाना सही से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटा। ये भी दिखा दो कि एक चीज की करंट यहां से एंटर करता है, स्टार्ट आई इन, और यहां आउट करेगा आई आउट, ठीक है। अब समझो, अब समझने का है खाली। पहले समझो एक, फिर थ्योरी, नहीं पहले समझो, फिर मैथमेटिक्स कराऊंगा इसकी, फिर थोड़ी सी थ्योरी दूंगा, फिर एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले समझते हैं। याद करो वो अपना टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी साइन थीटा वाला दिन, या एम बी साइन थीटा वाला, ये वही कॉइल है, ठीक है ना। करंट इसी में एंटर कर रहा है, मुझे सेम कलर रखना चाहिए था, ठीक है। करंट इसमें एंटर कर रहा है, एंटर करते ही ऐसे घूमना शुरू हो रहा है। अब करंट कहां से आ रहा है, वो बाहर की दुनिया है, हम मशीन के अंदर है, अभी करंट आ रहा है। करंट अगर आ रहा है, अभी साथ साथ इस फिगर को भी फॉलो करना, करंट आ रहा है अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे करंट इसमें गया, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, नॉर्थ टू साउथ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां ध्यान से देखो, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये ऊपर से ये वाली कॉइल जो आपने लपेटी हुई है, अगर करंट ऐसे जा रहा है अंदर, यहां से अंदर यहां से बाहर, तो करंट ऐसे जा रहा है, ये थंब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे दिखाते थे, करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाते थे, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला रूल नहीं, करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाएंगे तब थंब है वो डायरेक्शन देता है। तो करंट अंदर जा रहा है, ये गया मेरा हाथ अंदर और ऐसे घूम रहा है यूं, तो थंब बाहर। नहीं समझाया अभी भी, ये सोच, ये अंदर गया और यूं निकल रहा है बाहर, तो यूं गया ना हाथ मेरा, ठीक है। टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू। तो एम इधर, डी इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और क्या होता था फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा। ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये घूम के इधर आने की कोशिश करेगा फील्ड के डायरेक्शन में, ताकि थीटा जीरो हो जाए। यही काम तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी करता था, कि तब तक घूमेगा जब तक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, और ये अपने आप घूम के इधर आने की कोशिश करेगा। इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है। ये किस लिए लगाए हैं, पर्पस सुनो, ये सब फिर थ्योरी लिखना है उसके बाद में। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर इस टॉपिक को पहले ले लेता तो मैं ये बात अब नहीं बता पाता। सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है। अब समझ आ रही है बात, जाईएम लास्ट क्लास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन कोर, ये लिखना है वहां पे कि क्यों लगाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सिर्फ इसी की वजह से ये, और अच्छा एक रीजन दूसरा, इसको ये आपने नॉर्मल मैग्नेट क्यों नहीं रख दिया, पैराबोलिक क्यों रखे, ऐसे क्यों नहीं स्ट्रेट मैग्नेट रहे, पैराबोलिक क्यों रहे, क्योंकि सारा का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेस्ट हो गई तो उतने अच्छे से ही एक्यूरेसी नहीं आएगी। ऐसे होने से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट नहीं हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। एक रीजन वो अंदर की तरफ आ रही है, दूसरा कि अगर मैं इसको रख दूं तो ये तो बाहर वेस्ट होने वाली लाइंस को अपने आप खींच लेता है अपने अंदर। तो यानी कि दो रीजन हमने ये इसलिए बनाए हैं, सॉफ्ट आयरन कोर और पैराबोलिक मैग्नेट, सिर्फ इसलिए है ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो, ठीक है। दूसरा कि अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं हो तो अंदर आई, और उतनी स्ट्रेंथफुल मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ, फॉर्मूला मैं मैथमेटिक्स पे जंप करने जा रहा हूं, ठीक है। कि ये कैसे हो रहा है ये मालूम पड़ गया। तो करंट आते ही क्या होगा, ये ट्विस्ट करना शुरू करेगा, ये ट्विस्ट करना शुरू करेगा। अब अगर ये ट्विस्ट करना शुरू करेगा तो ट्विस्टिंग कहां दिखेगी तुम्हें, नीडल में दिखेगी, बाहर मटेरियल की नीडल में दिखेगी। लैब वैब में अगर जाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो तुम्हें तो
तो नीडल में दिखेगी। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स में जा रहा हूं। मैंने तुझे कल कहा था कि आज मैं शियर स्ट्रेन की बात करूंगा। फिर से 11 तुम्हें थोड़ा सा परेशान करेगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो परेशान ना करे। ठीक है, अब क्या करने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स। तो समझने वाला काम हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैथमेटिक्स कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो ये तो नहीं लिखा, बट ये जरूर लिखना है। उसके बाद थ्योरी, वो मैं दूंगा लिखने के लिए, या बोल दूंगा, थोड़ी सी थ्योरी, ज्यादा नहीं है, बट स्कूल में आए तो थोड़ा बड़ा बड़ा वहां पे लिखना होता है ना। अरे 10th में जैसे एसी जनरेटर वगैरह नहीं लिखते थे कि ट्रांसफर, वो तुम्हारा तो मोटर वोटर था, कट गया, कंस्ट्रक्शन, फिगर, प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल क्या लिखोगे यहां पे, टॉर्क इज द प्रिंसिपल, सिंपल। ठीक है ना, पहली लाइन प्रिंसिपल की होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल में PLE एंड में, ठीक है। सुनो, थ्योरी और उसके बाद क्या, एप्लीकेशन। ये वो पार्ट है जो मुझे नेक्स्ट क्लास में ले जाने में मजबूर करेगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट हो जाऊंगा, तो मैं चीजें लॉस नहीं करना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर जगह लॉस हो रहा है, यहां भी हो गया तो हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा, सेम पैटर्न पे वापस नहीं आओगे। समझो बात, अब आप समझो। मैथमेटिक्स सारी की सारी, आप में से किस किस को ये फॉर्मूला मालूम है? ये सिंपल कुछ भी नहीं, एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट खींचूंगा तो वो पीछे की तरफ फोर्स जनरेट करती है, चाहे दबाऊंगा तो उल्टा, जिधर भी ले जाओ, एक्स जिधर भी रहेगा, स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट रहेगा। ये दिखाता है, ये लीनियर बिहेवियर था, ये लीनियर बिहेवियर था। स्प्रिंग वही है, मैंने ऐसे पकड़ ली, अब मैं स्प्रिंग को यूं घुमा रहा हूं, अब छोड़ूंगा तो वापस यहीं, फिर यूं ले जाऊं तो छोड़ूंगा तो वापस यहीं। अब ये जो स्प्रिंग है ना, इसकी जगह सोचो मेरा हाथ है ये, ठीक है। और ये मैंने उसमें एक, बेटा पेन दे, कोई भी पेन दो, सी, ये हाथ है, और ये मैंने हाथ में ऐसा एक्सेस लगा दिया। सपोज कोई एक्सेस है आपका, ठीक है। अब हाथ घूमना शुरू कर रहा है, जैसे ही आएगा, क्या आएगा, ये स्प्रिंग लगी हुई है, करंट आएगा तो ये घूमेगा। अब ये मैं नीचे से देख रहा हूं, घूम रहा है, आप सामने से देख रहे हो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमना शुरू हुआ। इनिशियल कहां था, यहां था, इनिशियल यहां था, फाइनली इतना गया। करंट अगर चला गया तो टॉर्क खत्म, वापस यहां। इट्स लाइक मैकेनिकल फोर्स, कि मैं यूं घुमा रहा हूं इसको, छोड़ूंगा तो वापस यहीं, वही स्प्रिंग एक्शन बट रोटेशन में, स्प्रिंग एक्शन बट रोटेशन में, ठीक है। तो यानी कि मैंने जितना टॉर्क लगाया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल। सिमिलरली जितना मैंने फोर्स लगाया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल। यहां से शुरू करेंगे सारी कहानी। टॉर्क अभी हटा दूं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल, लेट्स से फाई, कुछ लोग थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस। और आपने अभी कुछ देर पहले क्या लिखा, F इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स। ये के क्या बताता है, किस किस को मालूम है, थोड़ा सोच के बताओ। किसी ने बोला स्टिफनेस, किसी ने बोला मटेरियल कांस्टेंट, बिल्कुल सही। यहां पे भी तो मटेरियल की बात आएगी, स्प्रिंग का मटेरियल, बट अगर मैं खींच रहा हूं तो स्टिफनेस बोलते हैं, अगर मैं घुमा रहा हूं तो मैं टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो के आएगा, दैट के इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। बच्चों एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला NIAB, थीटा 90 करके चल रहा हूं मैं, NIAB, अंडर यहां लिख देना, ठीक है ना, साथ में कि थीटा एट थीटा 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल होना चाहिए बेटा, बिल्कुल। देखो नेगेटिव सिर्फ एक चीज बताता है, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब जीरो लाइन नहीं, डायरेक्शन। तो ये सिर्फ क्या बता रहा है कि जिधर बॉडी घूम रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है। एक टॉर्क तो इधर आ रहा है, ये घूम रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है इसकी वजह से। तो इसी टॉर्क की वजह से,
NIAB की वजह से बॉडी घूम रही है, बट K फाई की वजह से वो वापस भी जाएगी। NIAB की वजह से घूम रही है, K फाई की वजह से वापस आएगी, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। सो NIAB is equals to K phi and I is equals to K upon NAB phi। बच्चों मुझे बात बताओ, जब आपको वो मीटर दिखता है जिसमें भी करंट आता है, पानी पी ले, पानी पी ले, ठीक, वो भी पी रही है, ठीक। तो जो करंट आता है, आपको कैसे पता चलता है ज्यादा करंट आ रहा है कि कम आ रहा है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब एंगल, और यहां साफ दिख रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। प्रूफ हो गया ये, नीडल का डिफ्लेक्शन। हमने प्रूफ कर दिया कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीडल का डिफ्लेक्शन। कोई बोले कि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन तो उतना ज्यादा करंट, मैथमेटिकली प्रूफ, ठीक है। एंड दैट थिंग इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ध्यान रहे, K इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। कुछ पूछ रहा है कोई? हाँ, अच्छा अच्छा, दिख नहीं रही क्या बेटा? ये गुड, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज K अपॉन NAB। अब आपको कैसा गैल्वेनोमीटर चाहिए? मुझे, अच्छा आपको कैसा टीचर चाहिए? जो आपकी बात को सुने, एक, दूसरा कि आप बोले जा रहे हो पर वो अनसुना करे जा रहा है। दो, मुझे पता है मुझे भी पहला वाला चाहिए, तो आपको पहला वाला चाहिए। इसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। या उल्टा भी सोचो, मेरे को ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि मैंने जो एक बार बोल दिया कर दे, नहीं तो मुझे दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े, करवा तुम लेंगे। सेंसिटिविटी, तो कैसा गैल्वेनोमीटर चाहिए? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए। तो इसलिए टर्म आती है कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि हल्का सा भी करंट दो डिफ्लेक्शन दे दे। बहुत माइक्रो में भी करंट आ रहा है तो डिफ्लेक्शन दे, पता चले करंट आ रहा है, ठीक है। इसी में सब हेडिंग बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ध्यान रहे, अभी थ्योरी रहती है लिखनी। फिगर हटा दो बेटा। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कितने करंट देने पर, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कितने करंट देने पर इज इक्वल्स टू सेंसिटिविटी। फाई का फॉर्मूला क्या है भाई? अरे वाह, फाई का फॉर्मूला देखो, गलत लिख देंगे क्या? फाई इज इक्वल्स टू आई अपॉन ऊपर NAB डिवाइड बाय K, और डिवाइड बाय यहां तो वैसे भी आई हो गया, फाई बाय आई NAB बाय K। तो एक बार तो थ्योरी पूछ ली थी बच्चों, यकीन करो इजी क्वेश्चन था कि व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन इंक्रीज और इनहेंस द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। आपके पास चार चीजें हैं, एक इनवर्स में, तीन डायरेक्ट में। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय रिड्यूसिंग टॉर्शनल कांस्टेंट। आपको ज्यादा स्टिफ मटेरियल चाहिए, कम स्टिफ चाहिए? कम स्टिफ चाहिए। जो बहुत स्टिफ हो जाएगा वो हिलाने पर भी नहीं हिलेगा, कम स्टिफनेस चाहिए, ठीक है। फॉस्फर ब्रोंज होता है इसका मटेरियल, लिख लेना कहीं ऐसे, जस्ट फॉर द वाइवा थिंग्स, परेशान करे तो। फॉस्फर ब्रोंज, ठीक है, बहुत लिटिल रेजिस्टेंस देता है। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, सिंबल इज I, बेस में S। देयर इज समथिंग कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो, सो phi अपॉन V, and by Ohm's law V is equals to IR
यानी कि सब कुछ ऐसे का ऐसा, बस यहां पे एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NAB बाय K इंटू R, बाय K इंटू R। थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैथमेटिक्स फिनिश। थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऑब्वियसली थ्योरी। थ्योरी करवा करवा के तो मैं परेशान हूं। मैं तुम्हें हेडिंग्स दे दे रहा हूं, आप अपने आप करना इसको थोड़ा सा। प्रिंसिपल लिख लो, पहले पहली हेडिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दे भाई, प्रिंसिपल क्या रहेगा? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it experience a torque. It experience a torque which is proportional to magnitude of current. This is under principle. Then construction, main heading construction, कंस्ट्रक्शन के अंदर सब हेडिंग पैराबोलिक मैग्नेट्स, 2 लाइन का स्पेस छोड़ दो। सॉफ्ट आयरन कोर, 2 लाइन का स्पेस छोड़ दो। करंट कैरिंग कॉइल, 2 लाइन का स्पेस छोड़ दो। सेंसिटिव स्प्रिंग, 2 लाइन का स्पेस छोड़ दो। अब ये 2-2 लाइन भर लेना अपने आप, इतना मैं यकीन रख रहा हूं, नहीं तो रेफरेंस बुक फॉलो कर लेना, एक बार रीड कर लेना वहां से। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन galvanometer can be used to measure potential difference, current or resistance using different arrangements. Using different arrangements. Resistance using different arrangements, है ना? जैसे किसी भी खाने के इंग्रेडिएंट को सोचो, उसका एक ही चीज को बनाने में तो यूज नहीं होता ना, डिफरेंट तरीके से अलग अलग यूज करते हैं उसको। ऐसे ही अलग अलग जगह पे इसको लगा के अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, आई नो मैंने एग्जांपल बहुत बेकार दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है, मैं बस नाम बता रहा हूं पहले, एम मीटर, सेकंड वोल्ट मीटर, देन और भी होती है बट सीबीएसई ने इनको एलिमिनेट कर दिया है। वो कौन कौन सी हैं? मीटर वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीज नीट में है, क्वेश्चन भी आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे होता है वो, ठीक है, मुझे पता है, यही तेरा दिमाग उठा है। तो हमें पढ़ना है एम मीटर और वोल्ट मीटर। सबसे पहले मैं सीबीएसई खत्म करूंगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे देखेंगे, पहले सिलेबस की बातें चलेंगी खाली। एम मीटर, मेन हेडिंग एम मीटर। क्या हो रहा है भाई? क्या होगा गुड़गांव का? सारा शौक लोग गाड़ी से पूरा कर लेते हैं। आप कभी नोटिस करना,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करते ही हो, बट एक चीज़ जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, HID लाइट्स। ये जो हाई इंटेंसिव डेफिनेशन लाइट्स यूज होती हैं सामने रातों को, आप कभी, अब थक हार के मुझे भी लगानी पड़ी है भाई, मतलब मैं खुद इसके अपोज में हूं बट मुझे भी लगवानी पड़ी। क्या रीजन? सबसे अच्छी जो आती है वो हेलोजन लाइट्स होती हैं, सिंपल जो गाड़ियों में आगे लगी होती है। अब क्या है, आप देखो शाम के टाइम में जिसकी भी गाड़ी देखो, उसके हेडलाइट से एकदम व्हाइट फॉग निकल रहा होगा, व्हाइट फॉगिश लाइट एकदम होगी। और वो ऐसी होती है कि अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो ना और सामने से आपकी आंख पे पड़ गई, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1.5 और 2 सेकंड के लिए आपका विजन लॉस हो जाता है। यानी 2 सेकंड के लिए अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे भी चल रही है तो 2 सेकंड में उसने कुछ मीटर कवर किए, और उस कुछ मीटर के अंदर आपका विजन लॉस है, तो अगर कुछ सामने आया तो दिक्कत। तो अब अच्छा, इस पे बड़े टाइट ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन आज तक मैंने एक चालान इन लाइट्स पे होते हुए नहीं देखा। ठीक है, और ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बहुत तेजी से बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अब ये और एरियाज में बढ़ रही है, बट हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कर ये सकते हैं कि अवेयरनेस है आसपास फैलाओ। लाइट भी एक तरह का पोल्यूशन है, यू नो। जब आप पोल्यूशंस पढ़ते हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, जो कि आपको पढ़ना है, चाहे आपके पास मैथ्स है चाहे बायो, आपको पता होना चाहिए। लाइट इटसेल्फ अ पोल्यूशन। मैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज में देखता हूँ लोग पेड़ों के ऊपर लाइट लगा दे रहे हैं। वो मतलब वो लाइट जो है वो उसका फेस पेड़ की तरफ है। भाई नहीं, उसको नहीं चाहिए रात में लाइट। उसकी जो साइकिल है, हमारे पास बॉटनी स्टूडेंट्स हैं, उनकी साइकिल में रात का एक अपना हिस्सा है, उनकी साइकिल हमने खराब कर दी है। मतलब हमें देखने में अच्छी लगनी चाहिए, आप नोटिस करना ना। और वो भी ऐसे नहीं, ये जो लड़ी होती है ये नहीं, पूरी फॉग वाली लाइट, पूरा पेड़ दिख रहा है, पेड़ उसको देख रहा है, वो पेड़ को। ठीक है, तो ये लाइट पोल्यूशन, बाकी तो जो पोल्यूशन है ही। और फिर हम चलो एम मीटर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसी में तो जीना है। नेचर ने 2 चीजें फ्री दी थी, पानी और हवा, दोनों को पैसा लगा के ले रहे हैं हम लोग आज। कितने दिन ले पाएंगे देखते हैं। ठीक है, खराब किसने किया? हम ही तो खराब किया। मैं गुड़गांव में हूं, तो मैं अपनी बात करूं, यहां पर एक सिंगल वाटर बॉडी नहीं है जहां पे शाम को आप चले जाओ। एक सिंगल वाटर बॉडी नहीं है पास। जाना है मॉल्स, मतलब कि क्या, कुछ भी नहीं। आप अगर बाकी कुछ एरियाज में जाओगे, रिवर देखने के लिए लोगों को ऋषिकेश जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है। तो वाटर, ऐसा नहीं कि लेक नहीं थी यहाँ पे, सारे बिल्डर्स खा गए, उन्होंने अपने एरिया के अंदर ले लिया और अब वो उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, 3 BHK फ्लैट्स विथ फ्रंट व्यू ऑफ अ लेक। ठीक है, तो आगे आप चाहे कहीं पे भी पहुंचो, पढ़ाई करो या जहां पे भी पहुंचते हो, ध्यान रखो इस चीज का कंजर्वेशन आपके हाथ में है। ठीक है, दूसरे को ब्लेम करने से पहले सोचो कि हमें भी कंजर्व करना है, तो आसपास, अपने आसपास लगाया करो। पहले भी बताया मैंने कि आपका जब भी बर्थडे आए उतने पेड़ लगाओ, ये काम देव उस दिन किया करो सबसे पहले। ठीक है, और पेड़ ये नहीं है छोटे वाले मिनी ट्रीज ले आए जो टेबल्स पे रखे रहते हैं, वो किसी काम के नहीं है, देखने में अच्छे हैं। कैनोपी ट्रीज, जिनके पत्ते कैनोपी होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। बैनियन ट्री, मैंगो तो देख ही नहीं रहा मैं कहीं रोड पे। इतने पेड़ हैं, गवर्नमेंट के पास इतना फंड है, पर मैं कहीं मैंगो ट्री देखता ही नहीं यहाँ पे। क्या हो जाएगा, बच्चे खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पर ट्री बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। कहीं नहीं, ये पता नहीं क्या सब लगा रखा है, कुछ फायदा नहीं। सोसाइटीज में जाओ तो वो बड़े बड़े वो वाले पाम ट्रीज लगे, किस काम का है वो? ना तो फ्रूट देता है, ना तो शैडो देता है, कुछ नहीं देता। ठीक है, तो पढ़े लिखे हो तो उसका प्रमाण दिया करो, अपने आसपास चीजों को कंजर्वेशन में लाओ। खाली पेन और कॉपी घिसने से पढ़ाई अगर हो जाती ना, तो DM आज के टाइम में करप्ट नहीं होते। ठीक है,
बहुत पढ़ाई लिखाई खाली उससे नहीं, ये खोलो थोड़ा सा, ठीक है। आओ, एमीटर, ज्ञानबाजी हो जाती है आजकल ज्यादा। अब इसमें भी वही है, पहले सर्किट को समझना है। इट्स अ बेसिक सर्किट प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एम मीटर का कोई भी क्वेश्चन, इट्स अ बेसिक सर्किट प्रॉब्लम, इवन एम मीटर इटसेल्फ। तो सबसे पहले फिगर बना लो मेरे साथ, ताकि मैं कुछ बात करूं तो वो समझ तो आए फिगर में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये एमीटर का एक बेसिक सर्किट डायग्राम है। देखो बेटा, ये जी जो है, जी क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही है, वो भी तो एक रेजिस्टेंस देगा करंट को। जी इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस इज द सिंबल ऑफ शंट, कहीं लिख लेना, ये सब बातें हैं ना। जी इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू गैल्वेनोमीटर। S is the symbol of shunt. What is shunt? A low resistance, a very low resistance, a very low resistance. तो पहले मैं इसकी थ्योरी दूं, उससे पहले आप समझो कि एक बेसिक सर्किट दिया हुआ है, एक बहुत बेसिक सर्किट। सुन बेटा, किरचॉफ लगाओ ओपन टर्मिनल वाला, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से VA माइनस IG इंटू जी इज इक्वल्स टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू IG इंटू जी। किसके लिए काम है ये? ऊपर वाली वायर के लिए किया, याद है? ओपन टर्मिनल। इधर बेटा, VA माइनस I माइनस IG इंटू S इज इक्वल्स टू VB, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। VA माइनस VB की वैल्यू, VA माइनस VB की वैल्यू दोनों जगह सेम है। इस जगह कुछ और आई है, इस जगह कुछ और आई है, क्या दोनों को इक्वेट कर दूं? ये मैं क्यों कर पा रहा हूं? पैरेलल रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल तो सेम होना ही था, पर खाली बातें करते तो उससे कुछ निकलता नहीं। हमने प्रूफ करके दिया कि पैरेलल रेजिस्टेंस है। साइड में लिख लेना कि बोथ रेजिस्टेंस आर पैरेलल, सीरीज शंट एंड गैल्वेनोमीटर। और ये मालूम भी होना चाहिए कि शंट इन एमीटर इज प्लेस्ड in parallel with galvanometer. Shunt
in ammeter, write down somewhere, shunt in ammeter is placed parallel with galvanometer. शंट क्या है? अ लो रेजिस्टिंग थिंग, ठीक है? शंट should be placed parallel with galvanometer and the whole assembly is called ammeter, that should be placed series with external circuit. I repeat, shunt should be placed parallel with galvanometer, that makes ammeter, and this whole assembly should be placed series with external circuit. मतलब अंदर पैरेलल, बाहर सर्किट के साथ सीरीज। हर एक चीज का इफ एंड बट वाई पता होना चाहिए कि क्यों पैरेलल, क्यों सीरीज, क्यों शंट का रेजिस्टेंस कम किया आपने, क्या रीजन, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले मैथमेटिक्स खत्म कर दें। तो बेटा यहां से मैं बोल रहा हूं आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये क्या निकाला आपने अभी शंट का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वेश्चन देके सीधा पूछेगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, तो वो फॉर्मूला रटना हो तो रटना, वो तुम लोग के ऊपर है कि नहीं, हम तो रटना ही चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट नहीं दिया जा सकता। अब मैं ये वो बातें हैं जिसको मैं आप धीरे धीरे पॉज लूंगा, क्लास एंड का टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे रिपीट करने नेक्स्ट क्लास में बात, बट मैं जो बोल रहा हूं सुनो। शंट का रेजिस्टेंस लो रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, बट हम ज्यादा करंट को यहां से पास कराना चाहते हैं, यहां से नहीं, क्योंकि जो फॉस्फोरस ब्रोंज वायर होती है, स्प्रिंग जो दिखी थी, अगर करंट वहां से ज्यादा क्वांटिटी में गया ना तो वो फूक जाएगी, शुद्ध भाषा में फूक जाएगी, जल जाएगी, ठीक है? वो सेंसिटिव वायर होती है, उसका ज्यादातर यूज टर्निंग में किया जाता है। तो क्या करंट पास नहीं कराएंगे? करंट तो कराएंगे पास, बट होल एमीटर ये कंबाइन करके है, खाली वो एमीटर नहीं है, कंबाइन करके यहां से मैक्सिमम करंट पास होगा। तो अगर यहां से मैक्सिमम करंट पास कराना है तो इसका रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई रख दिया तो सारा करंट तो यही खा जाएगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा। एक रीजन, मैथमेटिकल रीजन, कि अगर शंट मेरा हाई है तभी तो मेरा आई माइनस आई जी बढ़िया होगा। शंट मेरा लो है, सॉरी उल्टा हो गया, शंट मेरा लो है तो आई माइनस आई जी बढ़िया होगा, और आई माइनस आई जी बड़ा कब होगा? जब आई जी कम होगा। सारी थ्योरी आंसर दे रही है। आई जी कम का क्या मतलब? गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जा रहा है वो बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा, ठीक है? तो मैथमेटिकल प्रूफ्स है आपके पास बहुत सारी चीजों को, लेकिन मैं अभी इसको जल्दबाजी में करके खत्म नहीं करूंगा। एक चीज और लिख लो, उसके बाद खत्म करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की कैसी अरेंजमेंट है? पैरेलल, और ये कंबाइनली क्या है? शंट, एमीटर, एमीटर। तो 1 अपॉन एमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर प्लस 1 अपॉन शंट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का फॉर्मूला, सीधा सीधा। तो ए इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन ऑब्वियसली जी प्लस एस। यहां से जरा एक चीज देखो, अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इधर
I माइनस आई जी डिवाइड बाय आई जी इज इक्वल्स टू जी बाय एस। मैं क्या चाहता हूं कि ये वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है। आईजी बहुत लेस होगा तो जी बाय एस शुड बी ग्रेटर देन 1। आईजी बहुत लेस होगा तो जी बाय एस शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड इफ जी बाय एस शुड बी ग्रेटर देन 1 तो जी मस्ट बी ग्रेटर देन एस। ये प्रूफ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस शंट से ज्यादा होना चाहिए। मैं थ्योरी से आंसर नहीं दे रहा हूं,